Hello everyone. Now be attentive. We are going to discuss the fourth poem. WB Board, class 11. Fourth poem is Brotherhood. Though it's a very small poem, composed of only 8 lines, like what we had discussed in Sick Rose. Similar to that, this is also a very short poem, but it has a very deep philosophical meaning because of its philosophy. Philosophy जानते हो ना? Philosophy मतलब जीवन दर्शन, ठीक है ना? यानी कि जैसे जीवन और मृत्यु को लेकर के जीवन दर्शन है, कई लोगों के अलग अलग अनुभव को उन्होंने अपने हिसाब से बताया है, उसको सराहा है, तो ये उनका जीवन दर्शन है। किसी एक टॉपिक को लेकर तुम भी अगर अपने हिसाब से बताना शुरू करोगे, जैसा तुम उसके बारे में फील करते हो, जितनी गहराई से महसूस करते हो, तो कहा जाएगा कि वो तुम्हारा जीवन दर्शन है, उसके बारे में तुम्हारी फिलॉसफी है ना? किसी सब्जेक्ट को लेकर जब हम लोग ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, तो देखते होगे, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के, सबसे पहले आपको पीएचडी के पहले डिग्री मिलती है एमफिल। फिल का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी। मतलब उस टॉपिक के बारे में आपने अपनी एक फिलॉसफी दी। तो ये भी एक फिलोसॉफिकल पोएम है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, सभी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है इसके बारे में। सबसे पहले पोएम को पढ़ने के पहले हम लोग टाइटल के बारे में डिस्कस करें। होमेज टू क्लॉडियस टोलेमी। होमेज मीन्स व्हाट? होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट। ये जो पोएम है ना, ये एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या बोल सकते हो? यानी ये एक तरह का श्रद्धांजलि है, चढ़ावा है ना? किसके लिए है? क्लॉडियस टोलेमी को ये श्रद्धांजलि दिया गया है, ठीक? अच्छा, किसके द्वारा दिया गया है? तो लेखक जो कवि हैं वो कौन है? ऑक्टेवियो पैज। तो ध्यान रखना, द पोएट इज ऑक्टेवियो पैज, एंड फॉर whom he is writing, he is composing this poem for क्लॉडियस टोलेमी। समझ में आ गया किसने लिखा है? ऑक्टेवियो पैज ने। किसके लिए लिखा है? किसके सम्मान, किसकी श्रद्धांजलि चढ़ाते हुए? क्लॉडियस टोलेमी के लिए। पी को साइलेंट रखना। तो अब थोड़ा हम लोग पढ़ लें कि ये क्लॉडियस टोलेमी कौन थे भाई। तो इनके बारे में थोड़ा जरूर इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है, देखो शायद ना, इसमें नहीं दिया हुआ है। क्लॉडियस टोलेमी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और साथ ही साथ खगोल विद्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मांड का स्टडी, ठीक है ना, स्पेस स्टडी, तो खगोल शास्त्री थे बहुत बड़े, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन। आज के नहीं, हजारों साल पुराना, बहुत पुराने समय की, ठीक है ना? तो इतने पुराने समय में उन्होंने हाइपोथेसिस दिया, थ्योरी दिया अर्थ के बारे में, सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। हालांकि उनका दिया हुआ वो थ्योरी बहुत कुछ हद तक गलत हुआ, गलत सिद्ध हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने थ्योरी तो दिया। और कोई भी थ्योरी, कोई भी हाइपोथेसिस बेसिस होता है लॉ बनाने का। आप लोग जो फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, तो उसमें मिलता है हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो गेसेस आते हैं ना, वो हाइपोथेसिस होते हैं। तो उन्होंने भी हाइपोथेसिस दिया था सौरमंडल के बारे में, तो इसीलिए बड़ा श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ उनका नाम लिया जा सकता है। इसका? क्लॉडियस टोलेमी का। तो ऑक्टेवियो पैज, ही वाज अ मैक्सिकन राइटर ऑफ ग्रेट रिनाउन फ्रॉम द 20th सेंचुरी। ये हमारे मॉडर्न टाइम के कवि हैं ऑक्टेवियो पैज, नोबेल प्राइज विनर भी हैं, और 20th सेंचुरी के हैं। 20th सेंचुरी मतलब 1900 प्लस में, 1900, देख ही रहे हो, इनका जन्म 1914 में हुआ है, तो जब नोबेल प्राइज वगैरह पाए होंगे तो 1950 प्लस रहे होंगे, प्लस के समय में पाए होंगे। एंड 1998 में, मतलब आज से 25 साल पहले इनकी मौत हुई। ये मैक्सिकन थे, मैक्सिको के रहने वाले, और रिकरिंग थिंग ऑफ हिज पोइट्री और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। इनकी कविता में समय को लेकर के, प्रेम को लेकर के इन्होंने अपनी कई विचारधाराएं दी हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर पहले, किसी एक टॉपिक पर अपने विचार जब तुम दोगे तो क्या कहलाएगा? फिलोसफी। तो आपने फिलोसफी दिया था इन्होंने। In this poem of 8 lines, the speaker conducts an inquiry upon the insignificance of man as compared to the vastness of the universe. Then a realization as to his inclusion in the general scheme of the universe dawns on the speaker. He realizes the signification of the universal brotherhood of all beings in a scheme of celestial organization. अब आइए हम लोग पोएम पढ़ते हैं। पोएम के बारे में ही यहाँ 3 to 4 लाइन्स में बताया आपको। So the very first line is what? I am a man, little do I last. So first line is what? I am a man. ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वो मैन नहीं है, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैन वो मर्दों वाली बात नहीं है, ठीक है ना, पुरुषों वाली, पुरुषों तो नहीं दिखा रहे हैं, वहाँ वो ये दिखा रहे हैं कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक।
शायद कवयित्री रहे होते तो आई एम अ वुमेन बोल दिए होते। तो कहते हैं कि आई एम अ मैन एंड लिटिल डू आई लास्ट। और मैन क्या होता है भाई? मैन की ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है। इंसान की ज़िंदगी बड़ी छोटी सी होती है। छोटी सी मतलब अभी आप छोटे बच्चे हो, 11 क्लास में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी तो आपके पास बहुत लंबा उम्र पड़ा हुआ है। बहुत लंबा उम्र नहीं है, यूँ महीने गुजरते हैं और यूँ नए साल आते हैं, और उसके बाद देखते ही देखते आप 40 के हो जाओगे, आप 50 के हो जाओगे, और उसके बाद एक दिन आएगा जबकि काउंटिंग शुरू हो जाएगी, बैकवर्ड काउंटिंग, है ना? तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? लॉन्ग लाइफ? नो, लिटिल डू आई लास्ट। बहुत थोड़े से समय के लिए मैं हूँ। कौन? कवि। कवि कहते हैं मैं एक इंसान हूँ। ये इंसान जो कह रहे हैं वो सारे इंसानों के ऊपर ये बात लागू हो रहा है। एंड लिटिल डू आई लास्ट। लिटिल का मतलब थोड़ा सा समय, लास्ट करना मतलब गुजारना या रहना, बिताना। तो यहाँ पे मेरी लास्टिंग बहुत ही थोड़े से समय के लिए ही है। बातों में क्या लग रहा है? आशावादी लग रहे हैं कवि या निराशावादी? निराशा। पेसिमिस्टिक लग रहे हैं, पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी एंड पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी। तो कहते हैं थोड़े से समय के लिए हूँ। एंड द नाइट इज इनॉर्मस। और ये जो नाइट है, नाइट का तात्पर्य अंधकार से होता है, नाइट का तात्पर्य रहस्य से होता है, नाइट का रिलेशन रहस्य है, नाइट का रिलेशन अंधकार से है। और जिंदगी का तात्पर्य, जिंदगी का रिलेशन किससे है भाई? जीते जागते चेतना से है, कॉन्शियसनेस से है। तो कॉन्शियसनेस थोड़ी सी है और अंधकार ज़्यादा लंबा है, ठीक है ना? तो चेतना थोड़े समय के लिए है, जबकि अंधकार बड़े लंबे समय के लिए है। सोचो ये टाइम का एक लाइन है, टाइम लाइन जो चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, सूता की तरह, डोरी की तरह। उसमें एक बिंदु की तरह हमारा जन्म हो गया, हम लोग आ गए, और उस टाइम लाइन पर यहाँ से यहाँ तक गए, चले गए हम लोग दुनिया छोड़कर। फिर टाइम आगे बढ़ रही है, टाइम ना जाने कब से आ रही है और ना जाने कब तक जाएगा। हम लोग एक बिंदु की तरह आते हैं, कुछ साल यहाँ गुजारते हैं, और गुजार कर उसी में मरते जीते, मेरा है, मार देंगे, फोड़ देंगे, तुम्हारा नहीं है, सब मेरा है, मेरा छूना मत, यही सब करते करते चले जाते हैं हम लोग। तो थोड़े समय के लिए हम लोग रहते हैं। नाइट बहुत लंबा है, रहस्य बहुत लंबा है, ये अंधकार बहुत लंबा है, मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो बहुत लंबा है। बट आई लुक अप। और जब मैं ऊपर देखता हूँ, ऊपर देखता हूँ मतलब ऊपर की ओर, माना गया है कि ब्रह्मांड है, आकाश है, मान लिया गया है ऊपर की तरफ क्या है? तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। ये तारे और ग्रह और नक्षत्र, सौरमंडल, जो भी चीज़ है, खगोल की चीज़ें, ठीक है ना? जो भी दुनिया के ऊपर परे हैं, जो बियॉन्ड द वर्ल्ड, आकाश में जो भी हैं, ये तो आज की चीज़ें नहीं हैं। ये हमारी तुम्हारी तरह नहीं होती हैं। हम तुम आते हैं और जाते हैं, जबकि ये बियॉन्ड द वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, ये न जाने कब से हैं और न जाने कब तक रहेंगी। तो उनकी तरफ जब देखता है तो उसको दिखाई दे रहा है कि स्टार्स राइट, उसको लग रहा है कि ये तारे लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं ये तारे? अब सवाल खड़ा होता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये तारे न जाने कब से इस धरती पे हैं। हम तुम तो यूं कल आए और कल चले जाएंगे, है ना? कल आए और कल चले जाएंगे, इतनी छोटी सी जिंदगी है। लेकिन ये तारे ऐसे नहीं है कि कल आए और कल चले जाएंगे। चुप रहो। ये तारे जो है ना, न जाने टाइम इममेमोरियल से कब से आए हुए हैं और न जाने कब तक रहेंगे। एक तरह से इन तारों और नक्षत्रों के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान की ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। ये लोगों के भाग्य विधाता हैं। कहते हैं ना, सुने हो कि नहीं? भाई तुम्हारे ऊपर राहु सवार है, केतु सवार है, ये नक्षत्र है, वो नक्षत्र का असर तुम शनि ग्रह तुम्हारे ऊपर है, वो ग्रह का असर है, ये अंगूठी पहन लो, लोग कहते हैं ना, तो उस ग्रह का दोष कट जाएगा। तो ये तारे जो होते हैं ना, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये इंसान की डेस्टिनी लिखते हैं। दुनिया पे रहने वाले सोने की डेस्टिनी लिखते हैं, ठीक है? ये तारे लिखते हैं। एक एक ब्रांच ऑफ स्टडी ये मानता है। दूसरा ब्रांच ऑफ स्टडी मानता है कि नहीं, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जीवन लिखता है। उस चीज़ को भी साइड कर दो, उसके साथ इसका तर्क मत करना। अभी हम लोग को मानना है कि भाई तारे हमारी ज़िंदगी को लिखते हैं। स्टार्स राइट। अननोइंगली आई अंडरस्टैंड। अननोइंगली, अननोइंगली मतलब नॉट नोइंग, विदाउट नोइंग, बिना जाने। मतलब मैं ये बात नहीं जानता था, बिना जाने ही मेरे ऊपर एक रियलाइजेशन आया, मेरे ऊपर एक समझ आई, ठीक है ना? कभी कभी हम लोग अनुभवों के साथ हम लोग जानते हैं कोई चीज़। यहाँ लेखक कवि कह रहे हैं कि बिना जाने, कभी मेरा इस बात का नॉलेज नहीं था मेरे अंदर, बिना इसके नॉलेज के मेरे अंदर एक एहसास जगा, मुझे समझ में आया, आई टू एम रिटन, मुझे भी लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है मुझे भी ये तारे लिख रहे हैं। ये तारे इस धरती के ऊपर
हर इंसान की ज़िंदगी को लिखते हैं और यही तारे इस धरती पर मेरे बारे में भी लिख रहे हैं। एंड दिस वेरी मोमेंट, और इसी वक्त, दिस वेरी मोमेंट, यही जो वेरी मोमेंट है, वेरी मोमेंट मतलब ये पल, वेरी यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि वेरी को एडजेक्टिव के रूप में लगाओ, तो ये एडजेक्टिव है। अगर हम बोलेंगे आई वॉन्ट दैट वेरी पर्सन, मुझे वो आदमी चाहिए, ठीक है ना, उसी को हमें अरेस्ट करना है। आई वॉन्ट दैट वेरी गर्ल, उसी को पनिशमेंट देना है, वही लड़की। तो दिस वेरी मोमेंट समवन स्पेल्स मी आउट, इसी वक्त मेरे अंदर ये बात का भी एहसास आया है कि जैसे समवन स्पेल्स मी आउट, समवन, here someone stands for a person who knows or who have a better idea about comprehending a poem or any particular hypothesis. तो पोइट ने स्टार्टिंग में बोला ना कि जैसे कि हम इंसान हैं और बहुत ही कम समय के लिए हम इस धरती पे हैं, कंपैरेटिवली टू व्हाट, टू द यूनिवर्स, वो जो डार्कनेस है वो डार्कनेस यूनिवर्स के लिए है। तो जो नक्षत्र होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो गैलेक्सीज और स्टार्स क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ का जो उनका डेस्टिनी होता है उसको वो लोग लिखते हैं। और फिर पोइट ने ऐसा बोला था कि अननोइंगली, बियॉन्ड माई सेंसेस, मेरे सेंसेस से परे, किसी चीज़ को महसूस करने के लिए हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, तो हमारे सेंसेस के भी परे जाकर, बिना जाने, मुझको ये बात समझ में आई, मुझको ये रियलाइजेशन समझ में आई, आई टू एम रिटन, मैं भी लिखा गया हूँ। और इसी वक्त मुझे ये भी समझ में आ गया कि समवन स्पेल्स मी आउट, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस धरती पे ऐसा है ही जो इस लेवल का नॉलेजेबल इंसान है, जो ये समझ सके, क्या समझ सके कि what I mean to say, what is actually the purpose of my poem. Through this line, the poet wishes to say he is a poet. वो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे ग्रह और नक्षत्र, जैसे सन, जैसे सॉरी सौरमंडल के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जैसे तारे हैं, वो जैसे इंसान की डेस्टिनी लिखते हैं, मैं भी पोएम कंपोज करता हूँ। भगवान ने रचना बनाई है, इस खूबसूरत यूनिवर्स को बनाया है। यूनिवर्स के जो गैलेक्सीज हैं, जो तारे हैं, वो लिखते हैं इंसान की डेस्टिनी को। और मैं एज ए पोएट, मैं क्या कंपोज करता हूँ, पोइट्री। तो पोइट्री भी एक तरह का कंपोजिशन हो गया। तो वी आर इन द ब्रदरहुड, जो काम गॉड का है वही काम गैलेक्सीज का है, वही काम स्टार्स का है, वही काम मेरा है। सो वी आर ऑल इन द ब्रदरहुड, हम लोग एक हारमोनी मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही कंस्ट्रक्शन का काम, एक ही रचनात्मक काम, जो काम गैलेक्सी का है वही काम हमारा भी है। तो इस बात के ज़रिए वो कहीं न कहीं ये समझाना चाह रहे हैं कि हम सब अलग नहीं हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। हम लोग इस यूनिवर्स के पार्ट हैं और हम लोग इसको यूनिवर्स में जैसे तारों के जैसे ही हमारा भी एक कॉन्ट्रिब्यूशन है, ठीक है ना? इस गॉड की तरह से, जैसे गॉड ने दुनिया बनाई है उसी तरह हम इंसान का भी एक कॉन्ट्रिब्यूशन है, हम भी कुछ कॉन्ट्रिब्यूट कर रहे हैं कुछ बनाने में। So this is all about the poem. So last line once again I would like to comprehend. Someone is spells me out means someone must be there जो knowledgeable है, जो इस लेवल की, इस डिग्री की नॉलेज रखता है, जो ये बात समझ पाएगा, स्पेल आउट कर पाएगा मुझे। स्पेल आउट करने का मतलब मुझे फिगर आउट कर पाएगा, मुझे समझ पाएगा कि व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से।